एवरीवन बच्चों, आप लोग को रवि क्लासेस में स्वागत है। आप लोग की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हम कुछ जो था थ्योरी रह गया था, इसमें पहला है, उसमें अशांत आवृत्ति दशमलव क्या है। अशांत आवृत्ति दशमलव के बारे में तब यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल परिभाषा देखते हैं। वो ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंक या अंकों के समूह का पुनरावृत्ति होता है तो उसे अशांत आवृत्ति दशमलव कहते हैं। यानी वही संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंक या अंकों के समूह का पुनरावृत्ति होता है उसे अशांत या आवृत्ति दशमलव कहते हैं। जैसे 3.111 लेकर इन्फिनिटी तक है, यानी अशांत है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसको हम 3.1 के पावर बार लगाते हैं। अगर 1 इन्फिनिटी तक जाए तो इसको हम 1 के पावर बार लिखते हैं। इसी तरह से 4.252525 यानी रिपीट कर रहा है, यानी तो हम इसको हम 4.25 के पावर बार लगाते हैं। फिर नोट देखते हैं कि अशांत आवृत्ति एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अशांत आवृत्ति क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। दूसरा है, किसी परिमेय संख्या का हर q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n होता है। n के रूप में नहीं हो तो वो परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति होता है। अशांत आवृत्ति होता है, यानी वो किसी परिमेय संख्या का हर q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का नहीं हो तो वह परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति होता है, जहाँ m एवं n पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं जो गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 से इन्फिनिटी तक ला। फिर इसमें हम देखते हैं अशांत में 3.1 को के पावर बार को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको हम पूरा यानी 3 को 3 1 माइनस जिसके पावर बार नहीं है उसके हम जो होता है घटाते हैं। फिर जिसके पावर बार है उसके बदले में एक 9 देते हैं। तो इसमें यानी 31 माइनस 3 तो 28 से बटे में 9 हो जाएगा। इसी तरह से 4.25 यानी 2 के पावर 2 25 के पावर बार है। 25 पर बार है तो हम पूरा अंक ले लेंगे 425 में से इस पर बार नहीं होता वो अंक घटा देंगे, यानी -4 हो जाएगा। और नीचे में जिस पर बार होता है उसके बदले में हम 9 यानी 2 अंक पर बार है तो हम 2 को 9 लिखेंगे और इसको हम घटा कर 421 आ जाएगा। 21 बटा में 99 हो जाएगा। ये आपका अशांत आवृत्ति दशमलव का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद यहाँ से आपका चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर स्टार्ट होता है। यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या कैसे करते हैं, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के परिवार या समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या क्या है, √5, यानी अपरिमेय संख्या है √5, परिमेय संख्या है 22/7 पाई, एक अपरिमेय संख्या 7/8 एक परिमेय संख्या और √16 यह एक परिमेय संख्या है। फिर देखते हैं अशांत अनावृत्ति क्या है। अशांत आवृत्ति यानी वैसी संख्या, अशांत आवृत्ति है वैसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंक या अंकों के समूह का पुनरावृत्ति नहीं होता। यानी वैसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंक या अंकों के समूह का पुनरावृत्ति नहीं होता तो उसे अशांत अनावृत्ति कहते हैं। जैसे में देख सकते हैं 2.1
2 1 2 3 यानी एक अंक बढ़ते जा रहा है। फिर 1 2 3 4, फिर इसी तरह से आ जाएगा 1 3 4 5। फिर नेक्स्ट देखते हैं 3.10, तो 1 0 0, फिर 1 0 0 0, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। यानी नोट में हम यहाँ पर देखते हैं कि आसान अनावृत्ति एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आप लोग लिखिएगा कि आसान अनावृत्ति एक अपरिमेय संख्या होता है। आसान अनावृत्ति क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्या के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है, आपको पढ़ना है काल्पनिक होता है, काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना है। संख्या यानी इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना है, काल्पनिक संख्या के बारे में आपको पढ़ना है। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। परिभाषा देखते हैं, वैसी संख्या जो एक रूट के अंतर यानी वैसी संख्या जो एक रूट के अंतर होता है, अंतर ऋणात्मक होती है, अंतर ऋणात्मक होती है, तो उसे काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक रूट का अंतर ऋणात्मक होती है यानी निगेटिव होती है, तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे में देखेंगे निगेटिव होती है यानी माइनस होती है 3, फिर यहाँ से -7, यहाँ से -11 लिख सकते हैं, ये आपका निगेटिव होता है। फिर इसी तरह से आप लिख सकते हैं -16, से। फिर देखते हैं हम नोट में हम देखते हैं कि फर्स्ट आयोटा के पावर स्क्वायर, अगर इसको हम आयोटा यानी आई के पावर स्क्वायर करते हैं, इसको हम आयोटा पढ़ते हैं, यानी इसको हम आयोटा पढ़ते हैं। आयोटा यानी आई के पावर स्क्वायर हो तो इसका वैल्यू -1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। फिर इसी तरह से रूट -16 का होता है, क्या होता है वैल्यू, 16 को हम तोड़ते हैं, 16 को लिखते हैं हम, तब यहाँ से गुने -1 कर सकते हैं, इसको -1। फिर इसका हम जानते हैं कि आई के स्क्वायर होता है -1, इसका अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 16 गुने आई के स्क्वायर, फिर 16 यानी 4 का हो गया वर्गमूल, फिर आई के स्क्वायर पे हमारा आई होता है। यहाँ आपको आई के स्क्वायर हो गया, यानी रूट से स्क्वायर से रूट आपको कैंसिल हो जाता है, यहाँ केवल आई बच जाता है, इसीलिए हम 4i लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपको रूट -3 को हम
तो लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 गुने -1 हम 3 गुने -1 का भाग क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है, यानी आई के स्क्वायर। फिर इसको अंडर रूट 3 यानी आई बाहर हो जाएगा आपका, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसके कारण आपको ये हम दिखा है इसका वैल्यू आई होता है। तो आई होता यानी आई अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने को मिलेगा। आगे आप पढ़िएगा 11th-12th में, तो ये आयोटा आपको देखने को मिलेगा। ये आपको इतना बेसिक बता दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक एल्गोरिथम को दिया जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ ए आपका भाज्य होता है, बी आपका भाजक होता है, और क्यू भागफल होता है, और शेषफल आर होता है। जहाँ आपका जो आर होता है 0 से लेकर बी तक लाई करता है, यानी जी आर आपका लेस देन यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और लेस देन होता है बी के। फिर नोट में देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं हम लोग, यानी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग एचसीएफ यानी मसल निकालने के लिए करते हैं। आप लोग लिखिएगा कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम लोग के लिए करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको महत्तम संवर्तक निकालना है, यानी 40 और 50 का। तो महत्तम संवर्तक निकालते हैं कि जो सबसे छोटा अंक है उससे हम सबसे बड़ा अंक में भाग देते हैं। तो होगा आपको ये 50 नहीं, आपका 60 था, सॉरी। तो हम भाग देते हैं, तो 40 को 1 मर्द करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 40 से कम 40, तब फिर यहाँ हटाते हैं तो 20 आ जाएगा। फिर इसको हम इस तरह से इसको हम यहाँ भाज्य की जगह उतार देंगे। फिर 20 गुना 40 यानी 40 आपका पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि 40 जो होता है ये आपका भाजक होता है, जिसे 20 सूचित करते हैं। फिर यहाँ भाज्य होता है जिसे ए से सूचित करते हैं, और भागफल को हम क्यू से सूचित करते हैं, और शेषफल को आर से सूचित किया जाता है। यहाँ शेषफल आपका 0 यानी कुछ नहीं है। तो अब हम अगर हम यूक्लिड विभाजन के अनुसार निकालते हैं कैसे, तो बोले एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको महत्तम निकालना है। तो माना कि ये बराबर 60 यानी ये बराबर हम 60 ले लेते हैं, ये यानी भाज्य। फिर तथा बी बराबर हम 40 ले लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जी क्या बोलते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये फार्मूला होता है। हम इस पर अगर पुट करते हैं, ए का वैल्यू 60, फिर बी का वैल्यू 40, और पी का 1, और आर का वैल्यू 20। यहाँ आपको देखने को मिला आर यहाँ आपका शेष था वो लिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप। तब यहाँ भाज्य बराबर 40 हो जाएगा, यानी एक वैल्यू यहाँ 40 लिखते हैं। फिर इसके बाद बी बराबर 20 हो जाएगा, और क्यू बराबर 2 हो जाएगा, और यहाँ आर का वैल्यू आपका 0 है। आर का वैल्यू 0 दिया गया है, यानी शेष आपका